बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि तवक्को थी, अक्टूबर का महीना सियासी हवाले से काफ़ी गर्म हो गया है। अपोजिशन के इज़हार बयान में जो गर्मी है वो तो है, लेकिन उससे ज़्यादा हुकूमत और वज़ीर आज़म नाराज़ और गुस्से में नज़र आ रहे हैं। काबीना का इजलास हो, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस ब्रीफिंग हो, टॉक शो हो, हुकूमत का पूरा मौजू अपोजिशन और उसकी सियासत के ख़िलाफ़ नक़्दो जरा पर तक महदूद है, या फिर वो तकरीबन सारे का सारा नवाज़ शरीफ पर हमलावर हैं। आज जो वज़ीर आज़म ने इंटरव्यू दिया है, तकरीबन उसमें 1 घंटा वो सिर्फ नवाज़ शरीफ के मौजू पर बोले हैं। तो ये इश्तियाल और गुस्सा इस बात का इशारा देता है कि अपोजिशन जो तहरीक चलाने का इरादा रखती है, हुकूमत उससे पेशगी परेशान हो गई है। और इसमें मज़े की बात यह है कि आज इमरान ख़ान ने पहली मरतबा नवाज़ शरीफ को तकरीबन ठीक अल्फाज में इंडिया का एजेंट कह दिया है। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ के पीछे भारत है। अच्छा, ये तारीख़ आप अगर देखें पाकिस्तान की, तो लगता है कि हम आज भी 50-60 साल पहले के पोजीशन पर वापस चले गए, जब उस वक्त के आमर मुतलक अयूब ख़ान अपने मुखालफिन पर भारत और अमेरिका का एजेंट होने का इल्ज़ाम लगाया करते थे। मौलाना मौदूदी और मोहतरमा फ़ातिमा जनाब 65 और 66 के ज़माने में अपोजिशन की ये 2 ही बड़ी शख्सियात थी। मौलाना मौदूदी को अयूब ख़ान ने कहा कि वो भारत के एजेंट हैं, और फिर कहा कि वो अमेरिका के एजेंट हैं। और फ़ातिमा जनाब मादरे मिल्लत, उनके बारे में अयूब ख़ान ने कहा कि ये भारत की एजेंट हैं, और एक मौके पर यह भी कहा गया कि वो भारत और खान गफ़ार ख़ान मरहूम के साथ मिलकर पुख्तूनिस्तान बनाना चाहती हैं। यानी भाई ने पाकिस्तान बनाया और बहन पुख्तूनिस्तान बनाना चाहती है। ये उस वक्त भी किसी को समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान का एक सूबा जो उस ज़माने में सूबा सरहद कहलाता था, उसको पुख्तूनिस्तान बना के फ़ातिमा जना कौन सा फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। क्या वो उस पुख्तूनिस्तान का सदर बनती या वज़ीर आज़म बनती? इस अजीबोगरीब इल्ज़ाम पर भी ईमान लाने वाले उस वक्त मौजूद थे। जिस तरह आज की सूरत हाल में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इमरान ख़ान के इस बयान को वज़न देंगे कि हाँ, नवाज़ शरीफ भारत के एजेंट हैं। नवाज़ शरीफ भारत के एजेंट हैं या नहीं हैं, लेकिन ये अब साफ ज़ाहिर हो गया कि जो जंग है वो उसके फरीक कुछ और हैं। और इमरान ख़ान के गुस्से की एक वजह ये भी है कि नवाज़ शरीफ और अपोजिशन उन्हें अपना टारगेट नहीं बना रही। उनका कहना है कि हमारी लड़ाई, हमारी कश्मकश, हमारा एहतजाज किसी और से है। ये इमरान ख़ान को तो हम नहीं जानते ये कौन है, ये तो सिलेक्टेड है। ज़ाहिर एक आदमी को आप बीच में किसी अहमियत के काबिल ही न समझें, उसे सिलेक्टेड कहें तो गुस्सा तो आएगा, लेकिन कुछ लगता ये है कि ये गुस्सा प्रोपोर्शन से कुछ ज़्यादा आ गया। अब सवाल ये है कि आइंदा क्या होगा। अपोजिशन ने 11 अक्टूबर को कोयटा में जलसे का ऐलान किया, जो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बलूचिस्तान, लेकिन आबादी के लिहाज से वो सबसे छोटा है। इसके बावजूद बलूचिस्तान की एक अहमियत ये है कि वहाँ हुकूमत से नाराज़गी की शरह जो है वो सबसे ज़्यादा है। अगरचे वहाँ असम्बली में अक्सरियत उन लोगों की है जो इस निज़ाम का हिस्सा हैं, इस निज़ाम की हामी हैं, लेकिन अवामी सतह पर मेरा ख़्याल है कि जितना प्रोपोर्शन नाराज़गी का इस सूबे में है, इतना सूबा पख्तूनख्वा या सूबा सिंध में भी नहीं है। तो इस लिहाज से बलूचिस्तान की बड़ी अहमियत है। वहाँ बलोच कौम परस्त हैं, वहाँ पश्तून कौम परस्त हैं, वहाँ मुस्लिम लीग के लोग हैं, वहाँ मजहबी अनासर की बहुत ज़्यादा ताकत है। JUI मौलाना फजल रहमान की क़यादत में बलूचिस्तान की जो पश्तून बेल्ट में जो बहुत बड़ी ताकत है, वो मौलाना फजल रहमान उनकी जमात की है। बलूचिस्तान के जो जनूबी बलूचिस्तान का इलाका है जहाँ बलोच अवाम की अक्सरियत है, वहाँ BNP मैंगल ग्रुप और बिजंजो इनकी काफ़ी स्टैंडिंग है, और इलेक्शन में इनके उम्मीदवार जो हैं हमेशा कामयाब होते रहे, जो इस वक्त मुतहदा अपोजिशन का हिस्सा है। इसी तरह पख्तून बेल्ट में जो दूसरी बड़ी ताकत है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, वो भी अपोजिशन का हिस्सा है, और इस 14 जमाती अलायंस का जो 11 को इलेक्शन करेगा। उसके बाद 16 तारीख को ये गुजरांवाला में जलसा करना है। तो क़यास रही हैं तो ये भी हो रही हैं कि इन जलसों पर किसी न किसी तरीके से पाबंदी लगा दी जाएगी। अगरचे हुकूमत ने कहा है कि एहतजाज अपोजिशन का हक़ है, लेकिन आज जो वज़ीर आज़म साहब ने एक बयान दिया है, इंटरव्यू दिया है, उसमें उन्होंने इशारा दिया है कि शायद वो ये जलसे नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है
कि जो कानून तोड़ेगा उसे हम बारी बारी एक एक करके अंदर कर देंगे। अब कानून तोड़ने की सूरत हाल कैसे पैदा की जाएगी? किसी शहर में आप दफ़ा 144 लगा दें तो जो भी जलसा करेगा ज़ाहिर है वो कानून तोड़ेगा। तो कुछ इस किस्म के अंदेशे हैं। लेकिन ये माजी में भी होता रहा है कि जलसे रोकने से तहरीकें या एजिटेशन रुका नहीं करते। जब एक मरतबा फ़ज़ा बन जाती है तो फिर कितनी भी कोशिश करें आप, लाख सर मारें, सर पटखें, वो फिर वो सिलसिला रुकता नहीं है, वो बढ़ता है, वो पेचीदा शक्ल इख्तियार करता जाता है। अच्छा, एक अहम बात जो इस वक्त अपोजिशन वाले उसको अपने नोटिस में ला रहे हैं और उसको महसूस भी कर रहे हैं कि आइंदा के लिए मौजूदा हुकूमती सेटअप के इरादे क्या हैं, वो है अगला इलेक्शन। आपको याद होगा अपोजिशन के हल्के बार बार ये कहा करते थे कि हमें इमरान खान की हुकूमत को गिराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अपनी कारकर्दगी के बोझ तले खुद ही दब कर गिर जाएगी और अगले इलेक्शन में उसे लोग वोट नहीं देंगे क्योंकि इन्होंने मईशत के बारे में कुछ नहीं किया। मईशत तबाह हो गई, -0 से भी नीचे चली गई और महंगाई जो है हफ्तावार बुनियादों पर बढ़ रही है। हर इजलास में जो हुकूमती काबीना का हो या इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का कीमतें बढ़ाने की खबर आती है, इसके अलावा और कोई खबर नहीं आती। लेकिन अब अपोजिशन को एहसास हो रहा है, कुछ उन तक इस तरह की रिपोर्टें पहुंची हैं कि मौजूदा हुकूमत के सामने अगला इलेक्शन कोई टारगेट है ही नहीं है। चुनाचे अपोजिशन एक ऐसे टारगेट को सामने रखकर अपना नक्शा बना रही थी जो मौजूद ही नहीं था। अगर अगला इलेक्शन प्लानिंग में है ही नहीं, हुकूमती सेटअप के सामने अगला इलेक्शन का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, तो फिर क्या प्रोग्राम है? वो प्रोग्राम जो अब नज़र आना शुरू हो गया है कुछ इशारों से, ज़ाहिर वाज़े तौर पर तो हुकूमत नहीं कहेगी, ना ही कोई और रिपोर्टर या कोई ख़बर नवीस ये ऐसी खबर लाएगा, लेकिन इशारे तो मिल रहे हैं, मज़ामीन में भी मिल रहे हैं, कालमों में मिल रहे हैं, तजियों में भी मिल रहे हैं। और हुकूमत के हामी जो तजिया नगार टीवी पर बैठते हैं उनके अगर आप तजिए गौर से सुने तो एक इशारा आपको मिलेगा, वो ये है कि मार्च में जब सेनेट की अक्सरियत हुक्मरान जमात के पास आ जाएगी और अपोजिशन का तकरीबन वहाँ से सफाया हो जाएगा, तो एक तरमीम लाई जाएगी जिसके तहत मुल्क का पार्लिमानी निज़ाम सदारती निज़ाम से बदल दिया जाएगा। सदारती निज़ाम जब आ जाएगा तो उसके बाद फौरी तौर पर सदारती इलेक्शन कराए जाएंगे। सदारती इलेक्शन में इमरान खान के मुकाबले में कोई खड़ा होगा तब जब वो मौजूद होगा। मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ, ज़रदारी, बिलावल, अगर ये सारे किसी न किसी करप्शन के केस में, मुल्क से गद्दारी के केस में, भारत की एजेंटी के केस में, बदअमनी के केस में और मौलाना फजल रहमान को फ़िरका वारियत के केस में पकड़ कर अंदर कर दिया जाए और हुकूमत को ये यकीन हो कि इनकी ज़मानत भी नहीं होने वाली, तो ज़ाहिर है फिर सदारती उम्मीदवार तो एक ही होगा। नाम की हद तक तो मुकाबले में कुछ और भी लोग होंगे, लेकिन हो सकता है मसलन अगर इमरान खान सदारती इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आपको याद होगा कि अयूब खान के मुकाबले में असल उम्मीदवार फातिमा जिन्ना थी, लेकिन एक डमी उम्मीदवार अयूब खान ने खुद खड़ा किया था ताकि उसको भी चंद वोट मिल जाएँ और एक फ़ज़ा बन सके कि हाँ ये सदारती इलेक्शन था। तो इस तरह के उम्मीदवार हो सकता 2, 3, 4 या 5 भी खड़े हो जाए। तो ये उनकी प्लानिंग है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्लानिंग कामयाब होगी क्योंकि ये बहुत कच्ची है, बहुत कच्ची प्लानिंग है और आज के हालात को इमरान खान आज से 70 साल 60 साल पहले के ज़माने में ले जाकर देख रहे हैं, जो ज़ाहिर है कि उनकी सियासत से कोई ज़्यादा वाकफियत का इशारा नहीं मिलता। तो ये प्लानिंग अगर है और हुकूमत या हुकूमती सेटअप इस तरफ बढ़ता है तो फिर पाकिस्तान में एक ऐसा बहरान पैदा हो सकता है जिसे ना अपोजिशन हल कर सकेगी ना इदारे हल कर सकेंगे। फिर वो वैसा ही एक तत्तुल पैदा हो जाएगा जैसे 71 में हुआ है। खुदा हमें बचाए और इमरान खान को ये समझ दे कि ये 1960 की दहाई नहीं है, इतना लंबा चक्कर काट कर आप टाइम मशीन के ज़रिए बैक टू पास्ट में जाना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है।